प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक पॉडकास्ट आज सुर्खियों में, संभवतः किसी राजनेता का ये अब तक का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है। एक उम्मीद पाले हुए थे कि यदि हम हरियाणा जीत जाएंगे हम भारत पर कब्जा कर लेंगे। वही लोग पंजाब में इस बात को लेकर के हताश हैं। जब मैं दुनिया के मंच पर जाता हूं तो कहीं पर भी नरेंद्र मोदी नहीं जाता। 140 करोड़ देश का एक प्रतिनिधि जाता, जिनको लगा कि इसी आधार पर हम भारत को तोड़ने का खेल करेंगे, इसीलिए मजहब के आधार पर खेल खत्म, जमीन घिसक जाने के बाद इन्होंने दलितों के आरक्षण के आधार पर किया। नमस्कार, कैसे हैं आप? 4 जून 2024 जब ईवीएम खुला तो प्रधानमंत्री मोदी के वो दावे चकनाचूर हो गए, जिसमें यह दावा था कि अब की बार 400 पार। मोदी के हर नारे अंजाम पाते रहे, लेकिन 4 जून को जो एक आस लगी थी वो थरथरा कर गिर गया और ये उम्मीद कुछ लोगों में बंधने लगी कि मोदी युग खत्म हो गया। शाम होते होते वो आंकड़ा 240 पर अटक गया, तो ये तो लगने लगा कि सरकार तो नरेंद्र मोदी की बनेगी। लेकिन उसके बाद भी भारत द्रोहियों की एक आस थी कि यदि गठबंधन नहीं हो पाया, एनडीए के जो घटक दल हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने यदि पलटी मार दी तो क्या होगा। चूंकि उस समय तक प्रधानमंत्री अपने घटक के साथियों से बात नहीं किए थे, तो एक तस्वीर, एक वीडियो 9-10 सेकंड का एक फ्रेम सामने आया था, जिसमें इतिहास में नरेंद्र मोदी को सबसे हताश देखा गया। उस फ्रेम के 9-10 महीने हो गए। इतना समय मनुष्य के एक बच्चे के गर्भ की अवधि होती है, उसके जन्म लेने का। तो आज उस 9 सेकंड के वीडियो से हमें समझेंगे कि 9-10 महीने बाद, उस 9 सेकंड के वीडियो के बाद कि जो 9-10 महीने बीते हैं, उसमें मोदी ने क्या कर दिया है। भारत और दुनिया में भारत द्रोहियों को तबाह कर भारत को कहां ला दिया है, कौन सी उम्मीद जगी है। 99 को 240 से बड़ा समझने की अंक गणितीय इस खेल की हवा निकालकर मोदी भारत को कहां ले आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक पॉडकास्ट आज सुर्खियों में है, संभवतः किसी राजनेता का ये अब तक का सबसे बड़ा पॉडकास्ट है। लगभग 3 घंटे के इस पॉडकास्ट ने चूल्हे हिला दी है भारत द्रोहियों की। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के खलिहर खैरातियों को बार बार नग्न किया। आज समझेंगे कि 4 जून की उस हताशा से लेकर के 9-10 महीने बाद भारत कहां महसूस कर रहा है खुद को, और मोदी उस हताशा से एक बड़े कॉन्फिडेंस में कैसे पहुंचे हैं। क्यों वो कहते हैं कि मृत्यु से डर नहीं लगता, क्यों उनसे एक सवाल मृत्यु पर पूछा गया, पाकिस्तान पर पूछा गया, इन सब से हटकर वो किस कॉन्फिडेंस में इतना क्यों नजर आते हैं। 74-75 साल की उम्र, उनके रिटायरमेंट का दबाव डाला जा रहा है। भारत के खैरातियों का गैंग एक दबाव डाल रहा है कि 75 साल के हो रहे हैं मोदी, तो अब वो रिटायरमेंट की घोषणा करेंगे। दरअसल भारत द्रोहियों को लगता है कि इस मोदी से हम पार नहीं पाएंगे, ये मोदी बार बार हमें पस्त कर रहा है, तो कम से कम 75 की आयु में ये रिटायरमेंट की घोषणा कर दे। मोदी उन तमाम लोगों को पर नकेल कसकर भारत को कहां ले जा रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि हर पल वो सिर्फ भारत के लिए जीते हैं। आज एक फ्रेम को देखेंगे, एक फ्रेम से समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको यह फ्रेम बार बार जरा देखना चाहिए। आपने नरेंद्र मोदी का ये चेहरा कभी नहीं देखा होगा।
इतना हताश, इतना दुखी, इतना निराश ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा होगा। इन तमाम चेहरों के बाद आज प्रधानमंत्री ने से जब पूछा गया कि आपको क्या मौत से डर लगता है, तो उन्होंने जो पत्रकार हैं जो उनके इंटरव्यू ले रहे हैं, लेक्स फ्रेडमैन, उनसे ही पूछ दिया कि जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है, जो बात कभी युधिष्ठिर से पूछा गया था। यह इस पूरे मामले को आज समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए इस फ्रेम में बार बार, ये 9 सेकंड का ये फ्रेम है जो मोदी के बनने, नरेंद्र मोदी के इतिहास, उनकी जो भी आप फ्रेम देख लेंगे आप, नरेंद्र मोदी को इस तरह के हताश आप उन्हें कभी नहीं देख रहे होंगे। ये मोदी का वो फ्रेम है जिसमें हताश और निराश दिखते हैं मोदी। 4 जून के बाद जिन लोगों को ये उम्मीद लगी थी कि नरेंद्र मोदी अब खत्म हो जाएंगे, मोदी युग अब खत्म हो जाएगा, उन सब की हताशा पहली बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसने चूल्हे हिला दी। किसान, जवान, पहलवान का जो पूरा खेल था वो खेल खुल गया। एक एक परत दर परत वो खेल कैसे खुलता रहा, ये चीजें पाकिस्तान से भी सामने आई कि कैसे पाकिस्तानी एक पत्रकार समझाने लगा कि अग्निवीर की योजना दरअसल असली योजना क्या है। तो समझेंगे हम इस परत दर परत इस खेल को कि कैसे मोदी को पस्त करने की योजना, हरियाणा में किसान, जवान, पहलवान का मुद्दा क्यों उठाया गया और कैसे वो पस्त हुआ। अग्निवीर की योजना जब आई तो क्यों इसे भारत के खिलाफ षड्यंत्र बताया गया। दरअसल अग्निवीर एक ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री मोदी भारत को एक भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे कि भारत जब कभी भी विपदा में होगा, एक बहुत बड़ा वर्ग ट्रेंड आर्मी के रूप में भी होगा, वो अलग अलग जॉब में होगा और विपदा में वो काम आएगा। चूंकि ये फेल्योर 1962 में भारत देख चुका था, इसीलिए इस भारत को उससे बचाने के लिए हरियाणा के चुनाव ने के परिणाम ने दिल्ली पर को डसने की जो योजना थी उसकी हवा निकाल दी। कैसे एक पाकिस्तानी इस बात की व्याख्या कर रहा है कि भारत ने अग्निवीर की योजना चला करके क्या कुछ किया। इस पाकिस्तानी पत्रकार से इससे आप समझने की कोशिश कीजिए दरअसल ये योजना क्या थी। हमारे नौजवान जिसको ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे पागल बावले कुत्ते की तरह इधर-उधर घूम रहे, क्या हशर होगा। मैंने 12 लाख अपने नेशनल कैडेट कोर तैयार किए हैं नौजवानों को कि फौज की पुष्ट महफूज करने के लिए 12 लाख नौजवानों को उन्होंने तैयार किया है। और हमारे नौजवान ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी पागल बावले कुत्ते की तरह इधर-उधर घूम रहे, क्या हशर होगा इन लोगों का। तो पाकिस्तान मेरी जान बहुत मुश्किल वक्त में आने वाला है, बिकॉज हमारी कौम इस वक्त अपनी दुश्मन हो चुकी है। कौम फौज की दुश्मन नहीं है, अपनी दुश्मन हो चुकी है। अब देखिए ये खौफ अग्निवीर पर पाकिस्तान का है और हरियाणा में, दरअसल हरियाणा के लिए माना जाता है कि सबसे ज्यादा आर्मी में लोग हरियाणा से जाते हैं। इसीलिए एक साजिश इस देश पर हरियाणा को लेकर के हुई कि किसी तरह से हरियाणा में यदि बीजेपी की सत्ता चली जाए, मनोहर लाल खट्टर की बदनामी होने लगी थी, फेल्योर है, तो सैनी साहब को लाया गया। एक खेल हरियाणा में यह किया गया कि कांग्रेस ने पूरा एजेंडा लगाया कि भाजपा जाट विरोधी है, क्योंकि हरियाणा में जाट बहुसंख्यक है और इस देश पर जातिवादी खेल जो खेला जा रहा है कि एक बहुसंख्यक जाति उस स्टेट से ले लिया जाए और उसके बाद तुष्टीकरण का वोट ले लिया जाए। क्योंकि हरियाणा में तुष्टीकरण का वोट बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए जाट और तुष्टीकरण के वोट को जोड़ करके कांग्रेस वो खेल नहीं कर पाई और उसमें फेल हो गई। पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम हरियाणा में इसीलिए लगा हुआ था। हरियाणा भले ही एक छोटा सा प्रदेश हो, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम इसमें लगा हुआ था कि हरियाणा यदि हम जीत गए, हरियाणा में यदि भारत द्रोही ताकत विजयी हो गई, तो फिर ये ताकत एक बड़ा खेल करेगी। लेकिन उस खेल को पस्त कर दिया गया। हरियाणा ने एक तरह से हताशा पैदा कर दी उस पूरे वामपंथी गैंग को जो कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर भारत की तबाही का सपना देख रहे थे। फिर इन सब ने इस हताशे में कहा कि हरियाणा हारने का मतलब है कि हम एंट्री नहीं कर पाएंगे। कहां एंट्री नहीं कर पाएंगे? हम एंट्री नहीं कर पाएंगे दिल्ली में। आपको आश्चर्य लगेगा कि वही लोग जो एक समय में
हरियाणा में काबिज होकर के दिल्ली पर कब्जा करने के लिए एक बड़ा आसरा देखते थे, एक उम्मीद पाले हुए थे कि यदि हम हरियाणा जीत जाएंगे तो हम भारत पर कब्जा कर लेंगे। वही लोग पंजाब में इस बात को लेकर के हताश हैं और वही लोग पंजाब में ये चाहते हैं कि किसी भी ढंग से पंजाब में वो सरकार, किसकी सरकार, वो किसी भी ढंग से वो सरकार नहीं आ पाए। पंजाब में वो लोग जो किसानों के खिलाफ खेल करते हैं, वो किसानों के हितैषी बन करके हरियाणा में एक बड़ा एजेंडा साध रहे थे। अब आप देखिए पंजाब में भगवंत मान ने पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से ये इकोसिस्टम चुप्पी है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम द्वारा प्रायोजित दिल्ली आंदोलन को रेड कारपेट बिछाने वाले पंजाब के किसानों के आंदोलन पर ये सब चुप है, ये टिकैत चुप है, ये आंदोलनजीवी जो है ये गंधौर यादव चुप है, ये पूरा परजीवी पार्टियां लापता है, ये दरबारी मीडिया लापता है। ऐसे निर्लज्जों का एजेंडा जनता समझ गई है, इसीलिए प्रधानमंत्री इन सब पर हमला करते हैं। दरअसल जो खेल दिल्ली में ये खेल रहे थे वही पंजाब में होने लगा। तो पंजाब में भगवंत मान ने सो कॉल्ड फ्रॉड किसानों पर हमला कर दिया। अब ये फ्रॉड किसान जितने हैं वो पंजाब में बिल में घुसने लगे, तो उनके साथ न टिकैत आया न कांग्रेस गई। अब चूंकि मान लीजिए आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, इस पूरे खेल की हवा निकल गई। दरअसल हरियाणा की यह विजय यदि मोदी की नहीं होती, उस हताशा से एक आशा की उम्मीद लेकर के वो बड़े फाइट की तरफ नहीं जुड़ते, तो आप कल्पना कर सकते थे कि ऐसा कुछ होता। हरियाणा में इस जीत ने उसकी शुरुआत कर दी और भारत द्रोहियों की जमीन हिलाकर रख दी। तो आप कल्पना कीजिए उसी पंजाब में, जिस पंजाब से भगवंत मान एंड गैंग ये चाहता था कि हरियाणा में किसान एंट्री मार जाए। दिल्ली में कांडी केजरी की सरकार थी और वो चाहते थे कि पंजाब में जो किसान, जो सो कॉल्ड किसान हैं, वो हरियाणा में एंट्री कर जाए, उन्हें हरियाणा में एंट्री हो जाए और वो उसके बाद दिल्ली पहुंच जाए। हरियाणा में चूंकि भाजपा की सरकार थी, हरियाणा में उन्हें एंट्री नहीं मिल रही थी, तो पंजाब की सरकार भी उत्पात मचा रही थी, दिल्ली में कांडी केजरी गैंग भी और ये सो कॉल्ड आंदोलनजीवी भी। मोदी ने अपनी उस स्ट्रेटजी से बिना कुछ किए इन भारत विरोधी एजेंडे को खत्म कर दिया। अग्निवीर पर पाकिस्तान ने उस सच को बताया और पूरा ये भारत विरोधी एजेंडा ध्वस्त हो गया, पूरी तरह से नग्न हो गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे भारत विरोधी एजेंडे को मोदी ने हरियाणा में कांग्रेस की हार से पस्त कर दिया। मोदी वहीं नहीं रुके, उसके बाद इस परिणाम महाराष्ट्र का आना था। महाराष्ट्र चुनाव में भी ये आस लगाया गया कि कैसे इस महाराष्ट्र को, चूंकि महाराष्ट्र के पास बॉम्बे है, आर्थिक राजधानी है, और आर्थिक राजधानी जो बॉम्बे है उस पर कैसे कब्जा किया जाए। ये वही ठीक उसी ढंग से था जिस तरीके से आप इसकी कल्पना करें कि कैसे बॉम्बे पर ही आतंकी हमला हुआ, मुंबई पर ही हाफिज सईद का आतंक ने एजेंडा क्यों साधा। हाफिज सईद जो मास्टरमाइंड था मुंबई पे आतंकी हमले का, 2008 में जो 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ, उस 26/11 के हमले ने पूरी तरह से खोल करके रख दिया। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस डोजियर भेजती रही, 26/11 में 166 लोग मारे गए, जिसमें इजराइल और अमेरिका के भी नागरिक थे। ये भारत पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था कांग्रेस का दौर में, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आने वाले दिनों में भी रही। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां 2019 में एनडीए की सरकार बनाई, तो शिवसेना उस समय में सत्ता पर काबिज होने के लिए उद्धव ठाकरे को एक नया सपना सूझा और फिर उन्होंने दोगलेबाजी कर दी। कांग्रेस की सरकार आई तो फिर ये लगा कि चूंकि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र आर्थिक रूप से संपन्न एक स्टेट है, तो किसी भी हाल में महाराष्ट्र पर और मुंबई पर कब्जा होना चाहिए। ये आस जगी थी 2024 के लोकसभा चुनाव से। हरियाणा की हार से भी कांग्रेस और पूरा उनका इकोसिस्टम एनडी गैंग इस उम्मीद में था कि महाराष्ट्र में हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में वो पूरी तरह से पस्त हो गए।
महाराष्ट्र में उनका पस्त होना, बर्बाद हो जाना, और पूरी ये स्ट्रेटजी कि जिन लोगों को यह लग रहा था कि अजित पवार कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से खेलेगा, शरद पवार का एजेंडा होगा, सिर्फ महाराष्ट्र में हार नहीं हुई, महाराष्ट्र में शरद पवार की पॉलिटिकल करियर की ताबूत में आखिरी कील गिर गई। वो शिवसेना, वो उद्धव ठाकरे, वो ठाकरे परिवार जो समझता था कि महाराष्ट्र और मुंबई उसकी बपौती है, उसकी जमीन खिसक गई। उद्धव ठाकरे जो कोई भी सीट जीत पाए वो तुष्टीकरण के वोट से जीत पाए। और इस बीते दिनों में इस महाराष्ट्र यदि आप जोड़ेंगे तो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद इस देश में हर वक्त आतंकी हमले होते थे। महाराष्ट्र पर जो सबसे बड़ा आतंकी हमला भारत के इतिहास में हुआ, उसके बाद हमले रुक नहीं पाए थे। सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार में 2013 के आखिरी समय तक सीरियल ब्लास्ट होते रहे। इस सब में सबसे बड़ा गुनाहगार था हाफिज सईद। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो हाफिज सईद भी मारा गया। नरेंद्र मोदी ने एक पॉडकास्ट में जो पूरा पोल खोला है, उसने इस बात को सामने रख दिया कि कैसे पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है और आतंकवादी राष्ट्र होने की वजह से पाकिस्तान इस खेल का हिस्सेदार है। पाकिस्तान ही वो देश है जो दुनिया में आतंकवाद को प्रश्रय देता है। पाकिस्तान ही वो देश है जो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से खतरा बन चुका है। और इसके लिए उन्होंने एक पूरे पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया। दुनिया के पूरे मंच पर मोदी ने मुंबई पर आतंकी हमला को लेकर के जो बात कही है वो चौंकाने वाला है। ये दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे एजेंडे को साथ रहे हैं और किस तरह से उन्होंने दुनिया के मंच पर क्यों दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति को एक इंटरव्यू दिया जो इस उसके पूरे खेल को खोल करके रख दे। और ये सच साबित करते करते मोदी ने दुनिया के सामने बताया कि कैसे पाकिस्तान सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है। पाकिस्तान में अपने एजेंडे को साधते हुए नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दुनिया के सामने ये बातें रख दी, दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है और पाकिस्तान ही है जो दुनिया के लिए खतरा है। ये खुल करके उन्होंने जिस तरह से इन सब चीजों को रखा, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने एजेंडे में को किस तरह से अंजाम देते हैं। मामला यहीं तक नहीं रहा, उन्होंने परत दर परत एक एक चीज खोल कर रख दी। जरा सा आप इस चीज को सुनेंगे तो समझ में आएगा कि दुनिया के मंच पर उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये बात कह करके अपनी किस ताकत का इजहार किया है। उस हताश मोदी से जब टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया, अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ये बात क्यों कह रहे हैं टेररिस्ट की घटना घटती है कि दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में। 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, इसका सूत्रधार पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान ही इसका सबसे बड़ा खिलंदर था। ये बात चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय पॉडकास्ट है, इसीलिए ये खेल पूरी तरह से खुलना था और मोदी ने इस पूरे के पूरे खेल को खोल करके रख दिया। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भारत के खैरातियों के लिए जो बात कही वो चौंकाने वाला है। उन्होंने एक तरह से मक्खी से तुलना की और जो मैं अक्सर जिसको पिस्सू कहता था, ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी बात को आगे बढ़ाया। लंदन में मेरा एक भाषण हुआ था, वहाँ का एक अखबार है लंदन में, गुजराती अखबार है, तो उनका एक कार्यक्रम था उसमें, तो मैंने ऐसे ही अपने भाषण में कहा, मैंने कहा देखिए, क्योंकि वो पत्रकार थे, पत्रकार का कार्यक्रम था, तो मैंने कहा देखिए भाई पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए, मक्खी जैसी होनी चाहिए कि मधुमक्खी जैसी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि
मक्खी जो होती है वो गंध पर बैठती है और गंध ही उठा करके फैलाती है। मधुमक्खी हैं जो फूल पर बैठती हैं और मधु लेकर के। अब वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मधुमक्खी से क्यों तुलना करते हैं, इस बात को समझा जा सकता है। तब व्यूअर्स ने कुछ ऐसी तस्वीर साझा कर दी है कि ये कौन लोग हैं जो कहां बैठते हैं। दरअसल मधुमक्खी से तुलना करके उन्होंने इस पूरे खेल को खोल करके रख दिया। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी अब आगे स्टैंड क्या लेने वाले हैं। ये बताता है कि वो एक चट्टान की तरह किस रूप में खड़े हुए हैं। तब आपको एक एक फैक्ट समझ में आएगा कि वो 2014 के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उससे लेकर आज तक वो किस एजेंडे की को साध रहे हैं। और क्यों मैं कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने, तो ऐसा लगा कि जो एक उन्हें जिस बात की उम्मीद थी कि वो 400 पार का सपना क्यों देख रहे थे। 400 पार का सपना वो इसलिए देख रहे थे कि उन्हें लगा कि जब वो 300 पार का नारा उन्होंने दिया और जब उन्होंने ये कहा कि हमें एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। मोदी हमेशा कहते हैं कि जब मैं दुनिया के मंच पर जाता हूं तो कहीं पर भी नरेंद्र मोदी नहीं जाता, 140 करोड़ देश का एक प्रतिनिधि जाता है। जब मैं हाथ मिलाता हूं तो नरेंद्र मोदी नहीं मिलाता, वो 140 करोड़ लोगों का आत्मबल होता है। इसीलिए वो कहा कि ये तब हो पाएगा जब टूटी फूटी सरकार नहीं हो, ये तब हो पाएगा जब एक स्ट्रांग सरकार के रूप में हम वहां जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने 400 पार का नारा दिया था। फिर जब वो 400, क्योंकि 307 के अंक पाने के बाद वो बड़े डिसीजन ले पाए थे। कश्मीर में 370 का खात्मा आसान नहीं था। ये ट्रिपल तलाक का खेल खत्म कर देना आसान नहीं था। सीए लागू करना कोई अब दाल भात का कौर नहीं था। लेकिन ये सब हुआ क्योंकि इतना बड़ा पावर, इतना बड़ा मैंडेट भारत के इतिहास में 5 दशक में, ये 1984 के बाद ये पहली बार था। नेहरू काल के बाद, ये सिर्फ इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद 1984 में एक सहानुभूति लहर के रूप में हुई। सही मायने में इस देश के इतिहास में किसी एक नेता के नाम पर इतना प्रचंड बहुमत देश में पहली बार था, जो 2019 में मिला। इसीलिए मोदी बड़ी तेजी से काम कर रहे थे। फिर कोरोना आ गया और उसके बाद चीजें रुक गई। मोदी चाहते थे कि 2024 में इतना बड़ा मैंडेट मिले कि वो बड़ा काम कर सके, लेकिन ऐसा हो ना सका। ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चाह करके भी जो चाहते थे उसमें एक सेंध लगा दी। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, वो खैराती गैंग जिसके लिए कहते हैं कि मक्खी है, ये मल पर बैठने वाले गैंग ने अपने आका के लिए एक एजेंडा, एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव तय किया और ये फैला दिया कि यदि बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो संविधान संकट में आ जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। यदि बीजेपी की सरकार आ गई तो इस दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये पूरा नैरेटिव फेक नैरेटिव था और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट उस उत्तर प्रदेश में पड़ गया जिसमें जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद थी। जो योगी कहते थे कि हम 80 कमल जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने रख देंगे, लेकिन ऐसी दुर्गति हुई कि इतिहास में विपक्ष इस कदर मजबूती के साथ कभी सामने नहीं आया था। जो अखिलेश यादव, जिसको कहा जाता था कि एक फेल्योर मंत्री हैं, एक फेल्योर व्यक्ति हैं, वो अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत के साथ विपक्ष के नेता बन गए। कांग्रेस जो दुर्गति की कगार पर थी, जो अमेठी तक हार चुकी थी, जिसको रायबरेली भी हारना था, जो राहुल गांधी खुद अमेठी से हार गए, वहां एक पारिवारिक सेवक को अमेठी से टिकट दे दिया और वो जीत गया। रायबरेली में जहां हार तय थी वहां से जीत हो गई। ये चौंकाने वाला फैसला था और इसी से कांग्रेस और पूरा एनडी गैंग अति उत्साह में आ गया और ये अति उत्साह ध्वस्त हो गया। महाराष्ट्र तक ही मामला नहीं रुका था, हरियाणा होते हुए दिल्ली में कांडी केजरी, जो सबसे बड़ा उत्पाती था, जो सबसे ज्यादा खतरनाक था, उसका खेल खत्म हो गया। केजरीवाल खुद चुनाव हार गया। उस फ्रेम को याद कीजिए जो मैंने शुरुआत में दिखाया कि जो 4 जून का था और उसके बाद केजरीवाल की हार और हताशा देखी।
ना सिर्फ केजरीवाल की सरकार दिल्ली से गई, केजरीवाल स्वयं हारा, सिसोदिया हारा, सत्येंद्र जैन हारा, ये पूरा तिहाड़ी गैंग हारा। आमतौर पर भारत में जेल जाने के बाद नेता विक्टिम कार्ड खेलता है, बैक बाउंस करता है। लालू यादव सजा याफ्ता अपराधी होने के बाद भी अपने उसके वोट बैंक पर कोई सेंध नहीं लगा पाया। हरियाणा झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद बैक बाउंस कर गया। भारत में हमेशा होता रहा है, नेता भले जेल चला जाए लेकिन जेल से वो सहानुभूति पाता है। केजरी ऐसा पापी नेता भारत के इतिहास में हुआ जो जेल जाने के बाद जूते उसे पड़े और उसका पूरा गैंग ना सिर्फ हारा, जमानत बचाना मुश्किल हुआ और उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि दिल्ली में दिखाई देना मुश्किल हुआ। हताशा भरे मोदी का ये बदलाव है। अब इस मोदी के खिलाफ षड्यंत्र जो पहले दलितों को लेकर के हुआ, आदिवासियों को लेकर के हुआ और उसके बाद ये षड्यंत्र अब उत्तर और दक्षिण के बीच हो रहा है। मोदी इसे ही साधने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि इन पूरे राक्षसों के वध के लिए मोदी ने एक बड़ी तैयारी दक्षिण के लिए कर दी है। भारत के मानचित्र पर यदि आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा और एनडीए पूरे उत्तर भारत पर काबिज हो गई है। यदि आप जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए और हिमाचल को छोड़ दीजिए, पंजाब, उसके बाद पूरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत पर भाजपा और एनडीए की सरकार है। लेकिन दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां दूर दूर तक भाजपा दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में अब भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने का खेल शुरू हो गया है। मोदी के खिलाफ ये साजिश अब इस स्तर तक चली गई है। इसीलिए ऐसा लगता है कि मैंने दिन में एक विश्लेषण किया, उसे जरूर देखिएगा, अलग से मैंने विश्लेषण किया कि क्या भाजपा अध्यक्ष का चुनाव अब प्रधानमंत्री दक्षिण भारत से करना चाहते हैं। एक बड़ा दांव क्या इस स्तर पर जाना है कि अब दक्षिण भारत में होगा। जिन लोगों को लगा कि 240 सीट पाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचारियों और बेईमानों पर प्रहार, उनकी धार कमजोर हो जाएगी, जिनको लगा कि इसी आधार पर हम भारत को तोड़ने का खेल करेंगे, इसीलिए मजहब के आधार पर खेल खत्म, जमीन घिसक जाने के बाद इन्होंने दलितों के आरक्षण के आधार पे किया, फिर आदिवासियों के आधार पे बांटने की कोशिश की। हर एजेंडा फेल होने के बाद अब उत्तर और दक्षिण में बांटने का खेल है, वो भी भाषा के आधार पे। और कमाल की बात यह है कि उत्तर भारत के जितने भी राजनेता हैं जो हिंदी के बल पर अपनी जिंदगी जीते हैं, वो भी इस पर चुप्पी लगाए हुए हैं। खैरात के वो तमाम खिलाड़ी जो हिंदी की आधार पे पेट भरते हैं, उन सब की स्टालिन और कांग्रेस के इस भारत विरोधी षड्यंत्र पर चुप्पी है। मोदी उसकी भी हवा निकाल रहे हैं, उसकी भी तार है और इसकी उम्मीद मुझे लग रही है कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री भाजपा अध्यक्ष की घोषणा भी दक्षिण भारत से करेंगे। और इसीलिए ये पूरी बेचैनी है। बेचैनी इस बात को लेकर के भी कि जिन्हें ये लगता था भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी मुहिम नहीं चला पाएंगे, जिन्हें लगता था यदि उन्हें जेल भेजा गया तो सहानुभूति लौटेगी, उन सब की जमीन हिल गई है केजरीवाल एंड गैंग के जेल जाने से। अब लालू एंड गैंग को यह लगता है कि यदि केजरीवाल के खिलाफ को लेकर के सहानुभूति लहर नहीं चली तो फिर इसका मतलब तय है कि यह सहानुभूति लहर उनके लिए भी नहीं चलेगी। बिहार में चुनाव है और सीबीआई और ईडी एक्शन में है। 5 मामले के सजायाफ्ता अपराधी लालू प्रसाद यादव अब शिकंजे में है। लालू की पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती, दोनों बेटा तेज और तेजस्वी, दोनों चार्जशीटेड हो गया है। दोनों अब पूरा लालू परिवार, लालू का पूरा कुनबा बेल पर चल रहा है। भारतीय राजनीति में ऐसा लालू पहला खिलाड़ी है जिसने अपने पाप की वजह से पूरे परिवार को जेल की राह दिखा दी है। आने वाले दिनों में लालू का पूरा कुनबा जेल में होगा, ये तय है, क्योंकि चारा घोटाला के बाद आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव के खिलाफ कितने साक्ष्य हैं, पैसे के आदान प्रदान के इतने सबूत हैं, करोड़ों रुपए की जो जमीन लालू परिवार ने अपने कब्जे में ले लिया, इस बताता है कि आखिर लालू यादव राजनीति में आने के बाद कौन सी ऐसे पैसे लगाने की मशीन, कौन सा ऐसा रिजर्व बैंक का शाखा खोल लिया जिससे अरबों की संपत्ति लालू की हो गई। 9 बच्चों की कमाई का कोई स्रोत नहीं। लालू यादव के दोनों बच्चे जो नॉन मैट्रिक हैं, एक 9वां फेल, एक 5वीं फेल, जिसके पास रोजगार का कोई दूसरा जरिया नहीं, उसने करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित की, ये जवाब देना तेज और तेजस्वी दोनों के लिए भारी है। लालू के सभी बेटियों के पास ये अथाह संपत्ति कहां है। 2 बेटी चार्जशीटेड हैं, जिसमें मीसा भारती सबसे बड़ी है।
ये खेल बता रहा है कि लालू के लिए इन तमाम चीजों का जवाब देना मुश्किल है। करोड़ों की संपत्ति लालू यादव की जब्त कर ली गई है। लालू मुलायम सिंह यादव की तरह शातिर खिलाड़ी नहीं निकल पाए। जिस तरह से मुलायम ने अपने बेटे के लिए राह निकाली मोदी के सामने घुटने के बल आकर के। प्रधानमंत्री मोदी ने ये वायदा इस देश की जनता से किया था कि एक भी बेईमान और भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। मोदी उसे ही अंजाम दे रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री मोदी को 4 जून की वो तस्वीर लोगों को 9 सेकंड की वो तस्वीर चौंकाती है, इस 9 महीने के अंदर ही जो करिश्मा हुआ है वो बता रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। पाकिस्तान जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन राष्ट्र है, मोदी ने उसकी चर्चा कभी नहीं की। इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो विदेशी पत्रकार को बताया है उसमें पाकिस्तान की चूलें हिलाई है। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बना, हमने दक्षिण एशिया के देशों को आमंत्रित किया अपने शपथ ग्रहण समारोह में। उसके बाद मैं पाकिस्तान अकस्मात चला गया। पाकिस्तान को मैंने अवसर दिया, लेकिन पाकिस्तान इसे समझ नहीं पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर प्रहार करते करते पाकिस्तान को पूरा नग्न कर दिया। ये मोदी की बढ़ती हुई ताकत दिखा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी इन पूरे खैराती गैंग पर हमला कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो पत्रकारों का धर्म होता है उस धर्म को नहीं निभाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जो लेक्स फ्रीडमैन को इंटरव्यू जो पॉडकास्ट दे रहे हैं, उस पॉडकास्ट को अलग तरीके से सुने जाने की जरूरत है। ये 9 सेकंड की वीडियो जिसके लिए डॉक्टर ओझा भी लिख रहे हैं, लगातार कैसे कैसे लगता है कि चूलें हिल गई थी उनकी, और उस पूरी उम्मीद लोगों को जग गई थी कि अब ये 240 सीट से ये सरकार नहीं चला पाएंगे। जिस किसी को ये लग रहा था कि 140, सोचिए 143 सीट, 142-43 सीट पाकर सोनिया की मनमोहनी सरकार 2004 में स्थापित हुई तो भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्टतम सरकार बनी और आराम से 5 साल सरकार चलाया। 2004 से 2009 का जो भारत की सरकार रही वो भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्टतम सरकार थी। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाला दर घोटाला, ये वही दौर था जिसमें एक तरफ पूरे मनमोहन सरकार ने अपने मंत्रियों को लूट की छूट दे दी थी। उसी समय लालू प्रसाद यादव भारत का रेल मंत्री हुआ करते थे और उनने न सिर्फ IRCTC घोटाला किया, उन्होंने लैंड फॉर जॉब का घोटाला करके सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट की भारत की तबाही के लिए। इस गैंग को लगता था, कल्पना कीजिए, 142 सीट पाकर कांग्रेस की अगुवाई में NDA की सरकार बनी रही, देश को लूटती रही, तबाह करती रही, लेकिन 240 सीट पाकर के भी इन्हें लगता था कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला पाएंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी और फिर खैरात युग आ जाएगा। दरअसल जो 9 सेकंड का वो फ्रेम है वो कहीं दिखाता है कि जो देश की जनता पर उन्होंने जो भरोसा किया था वो भरोसा उनका टूट गया, दरदरा कर टूट गया। उन्हें लगा कि देश की इतना कुछ उन्होंने किया, अपने आप को तपाया, खपाया, एक दिन भी छुट्टी नहीं की, दीपावली उन्होंने बॉर्डर पर मनाया, देश की जनता के लिए इस देश का कायाकल्प किया। 70 साल में जो इस देश में नहीं हुआ, इस देश के एक एक गांव तक बिजली पहुंचाई। जो महिलाओं का सम्मान का सबसे बड़ा मामला था, इज्जत घर, गांव गांव में वो इज्जत घर बने, एक एक गांव बिजली के कनेक्शन से जुड़ा। इस देश का खैराती पत्रकार इस कभी साबित नहीं कर पाया कि मोदी ये झूठ बोल रहे हैं कि फलक की हर गांव में बिजली पहुंची। आज तक मीडिया रिपोर्ट में यह साबित नहीं किया जा सका, जो पत्रकारिता का धर्म होता है। पत्रकारिता का यह धर्म था कि साबित करता कि सरकार झूठ बोल रही है कि देश के फलाना गांव में, सुदूर इस गांव में बिजली नहीं है। ये कोई पत्रकार खैराती ये कर नहीं पाया। बिजली के लिए तरसता रहा पूरा देश, लेकिन मोदी ने इस देश को भरोसा दिया था 2018 तक देश के हर गांव में बिजली होगी, हर गांव को बिजली मिली। शौचालय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया था कि इज्जत घर होगा, कोई भी महिला खुले में या कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करेगा। ये देश में सबसे बड़ी क्रांति थी। आज एक्सप्रेस वे का जाल पूरे देश में फैल गया है। कहा जाता है कि यदि सड़क और बिजली की सुविधा हो तो धरती पर कोई भी देश तरक्की कर सकता है। मोदी ने वहां से इस देश को यहां तक पहुंचाया। उसके बाद 370 के खात्मे ने देश में आतंकवाद को खत्म कर दिया। उसके लिए शाहीन साजिश हुई, CAA के लिए शाहीन साजिश, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग सक्रिय हुआ।
आजकल देख रहा हूं जेएनयू में फिर ये टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो गया है। और जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के आते आते तैयार हुआ, या आप चौंकेंगे। कैसे भारत के टुकड़े गैंग ने फिर से पैदा जमीन फैलाना शुरू कर दिया है। दरअसल इस टुकड़े गैंग को इस बात की सी उम्मीद जगी कि नरेंद्र मोदी के दौर में फिर में यदि हम इसी तरीके से हम उत्पाद कर सकते हैं, इसीलिए जेएनयू में फिर से कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग को पैदा किया गया है और आज वो डफली लेकर फिर उन्माद फैलाने लगे इस स्तर तक। जो सॉल्यूशन है वो एक पीपल्स मिलिटेंट स्ट्रगल है, सबका साथ आके पीपल्स मिलिटेंट स्ट्रगल है, ये समझना बहुत जरूरी है। कश्मीर में, नागालैंड में, मणिपुर में, असम में जिस तरीके से एक नेशनल स्ट्रगल को, नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल को इंडिया सप्रेस कर रहा है, और वहीं बस्तर में किस तरीके से इतने सारे फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं, ड्रोन से एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं, वही चीज इजराइल जो है पैलेस्टीन में कर रहा है, बच्चों को मार रहा है जायनिज्म के अंडर। इन सबका हम ये समझते हैं कि एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है एक पीपल्स मिलिटेंट स्ट्रगल, जो सॉल्यूशन पीपल मिलिटेंट स्ट्रगल। यही बात कन्हैया कुमार कहा करता था, उमर खालिद कहा करता था। जेएनयू में टुकड़े गैंग ने यहीं से शुरुआत की थी। इन सबको नाप दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे नाम कमाने के लिए खेल खेल रहे हैं। मोदी ने बड़े बड़े खिलाड़ियों का खेल खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री, पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त और तबाह हो चुका हुआ है। एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मोदी ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। और मैं जानता हूं कि 3 घंटे के इस इंटरव्यू के बाद खैराती फुदकेंगे कि नरेंद्र मोदी इंटरव्यू नहीं देते। एक अंतर्राष्ट्रीय किसी को बुला लिया और उससे उन्होंने 3 घंटे का इंटरव्यू लिया। तो आपको जानना चाहिए कि ये नेक्स्ट फ्रीडमैन ने इंटरव्यू किसका किसका लिया है। इससे पहले, मोदी से पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का, एलन मस्क का, व्लादिमीर जेलेंस्की का, जो उसके बाद मार्क जुकरबर्ग का, जेफ बेजोस का, सैम ऑल्टमैन का और इजराइल के प्रधानमंत्री का। ये सब चीजें बताती है कि ये सब एक एजेंडे के तहत है। मोदी कुछ भी यूं ही नहीं करते। 3 घंटे के इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बताया कि मौत जैसी चीज पर भी उनसे सवाल किया गया। तमाम वो सवाल थे जो अब तक पूछे नहीं गए थे। इन सब सवालों के जवाब के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताया है कि भारत की ताकत क्या है। एआईए के माध्यम से भी उन्होंने यह भी कहा कि भारत को उसको भारत की जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, इसे भी समझाने की कोशिश की। ये परत दर परत इस बात को समझने की जरूरत है कि क्यों उन्होंने 9/11 और 26/11 को एक कड़ी में जोड़ते हुए इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड प्रधानमंत्री पाकिस्तान को बताया। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद देश के अंदर जो कुछ भी बदलाव हो रहा है उसे समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में आज आपने कई तस्वीरें देखी होगी कि संभल में पुलिस अधिकारी, मैं लगातार क्यों कह रहा था कि संभल के डीएसपी के माध्यम से ही मोदी ने क्यों संदेश दिया। संभल के पुलिस अधिकारियों को आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरह की होली मनाई है। आज एक सिंपल मामला नहीं है, एक मैसेजिंग का मामला है, जो भारत को मैसेज दिया जा रहा है कि भारत, यदि किसी को भ्रम हो तो वो जान ले कि भारत कैसे बदल गया है। तो 9 सेकंड के उस फ्रेम ने 9 महीने में क्या कुछ बदला है, इसे समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की मोदी के इंटरव्यू को अलग अलग फ्रेम में भी समझने की जरूरत है। ये भारत के बदलते भारत के और भारत की बढ़ती ताकत को देखने की जरूरत है। किस तरह से एक नायक भारत अब विश्व नायक के रूप में है। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ अपने संबंधों को बताते हुए कहा कि हमारा मित्रवत रिलेशन है और अमेरिका और भारत एकदम से एक पथ पर खड़ा है। ये बताता है कि देश को मोदी की जरूरत क्यों थी और क्यों भारत द्रोही गैंग हर हाल में मोदी मुक्त भारत चाह रहा था। आज अब खलियर खैरातियों को देखेंगे, वो यूट्यूब पर नैरेटिव बना रहे हैं कि 75 साल होने के बाद मोदी रिटायर हो जाएंगे और ये मोदी पर दबाव है। दरअसल ये मोदी मुक्ति इन्हें खैरात के लिए चाहिए और उन तमाम खैरातियों को, बेईमानों और भ्रष्टाचारियों को कुचलने में मोदी एकदम से लगे हुए हैं। इसीलिए इस बात को समझिए और जानिए, 4 जून से लेकर के
4 जून 24 से लेकर के इस मार्च 2025 के बीच क्या कुछ बदला है और मोदी अभी क्या कुछ बदलने वाले हैं। वो अपने नए तेवर से जो ये बता चुके हैं कि अब वो पहले से ज्यादा मारक होंगे भारत द्रोहियों के लिए। उन्होंने संदेश दिया है कि भारत उनके लिए प्रायोरिटी है। जैसे ट्रंप कहते हैं इंडिया फर्स्ट, उससे पहले वो भारत प्रथम, भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट वो पहले कहते रहे हैं। और जिस तरह से वो प्रभावशाली हो चुके हुए हैं वो इसलिए नहीं, 2024 के चुनाव परिणाम के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव परिणाम ने उनके अंदर एक नई एनर्जी भर दी है कि देश की जनता को एहसास हुआ कि 2024 के चुनाव में उससे गलती हुई। यही मोदी की नई ताकत है और यही भारत द्रोहियों की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। मुझे लगता है कि इस विश्लेषण के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि लगभग 75 साल की आयु में, जितनी 75 साल के इस दौर में मोदी का 9 सेकंड का वो फ्रेम जो हताशा भरा है, वैसा फ्रेम आपने कभी नहीं देखा। और इस 9-10 महीने में जो मोदी के अंदर बदलाव है और जो प्रहारक हैं भारत द्रोहियों के लिए और जिस तरह से वो हमलावर हैं, वो बताता है कि आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ साजिश करने वालों की क्या गत होनी है और भारत को कहां से कहां जाना है। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।